Studyplexity JPSC and BPSC. Hello all of you, welcome to Studyplexity JPSC and BPSC. My name is Ayusha Soni and I am faculty of history in JPSC and BPSC segment. इसी के साथ मैं Studyplexity IAS पे आपको हिस्ट्री और कल्चर की क्लास भी करवाती हूँ। अगर बात करें हमारी टीम की तो हमारी टीम झारखंड गवर्नमेंट के साथ यूपीएससी और जेपीएससी का प्रोजेक्ट भी चलाती है। आज की जो क्लास है वो स्पेसिफिक टू जेपीएससी है क्योंकि जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और काफी कम टाइम बचा है एग्जाम में। तो हम कोशिश करेंगे कि इस कम टाइम को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके और इसमें ही आपकी एग्जाम की सॉलिड तैयारी करवा सके। आज की जो क्लास है वो डेडिकेटेड है सिलेबस डिकोडिंग पे क्योंकि सिलेबस डिकोड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सिलेबस के कंटेंट को पढ़ना, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की तो जेपीएससी का जो एग्जाम है वो 3 स्टेजेस में है आपके, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अगर प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करें तो दिस इज योर प्रीलिम्स एग्जाम सिलेबस। अगर प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करें तो प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो 2 पेपर्स में होता है। एक है जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड दूसरा है आपका जनरल स्टडीज पेपर 2। दोनों ही 200 मार्क्स के पेपर्स होते हैं। अगर हिस्ट्री के स्पेसिफिक बात करें तो आपके जनरल स्टडीज पेपर 1 में हिस्ट्री जो है वो आता है। अगर जनरल स्टडीज पेपर 1 का सिलेबस देखो प्रीलिम्स के लिए कि हिस्ट्री से क्या पूछा जाएगा तो ये आपको काफी एक छोटा सा सेगमेंट दिखेगा जिसमें है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। तीनों ही सेगमेंट से आपके 5-5 क्वेश्चंस हैं। तो मतलब टोटल आपके हो गए 15 क्वेश्चंस यहाँ पे। और इसके साथ ही जीएस पेपर 1 में बाकी अदर पेपर्स भी हैं जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जो जीएस पेपर 2 है वो आपका झारखंड स्पेसिफिक होता है। अब बात करो अगर सिलेबस की तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक बहुत ही ब्रॉड कवरेज दिखेगा। अगर एंशिएंट इंडिया लिखा हुआ है तो आप नहीं डिसिफर कर सकते हो। दैट मीन्स कि एंशिएंट का जो भी पार्ट है वो आपको यहाँ पढ़ना है, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है यहाँ पे, है ना। तो अब हम कैसे देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़ना है। अगर बात करो एंशिएंट इंडिया की तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक टाइमलाइन देखेंगे कि कैसे जो है हमें आगे बढ़ना है एंशिएंट की क्लास में। जो हमारी क्लास होने वाली है हिस्ट्री की वो हम 3 फेजेस में ऐसे ही करेंगे। एक फेज आपका एंशिएंट इंडिया का होगा, दूसरा फेज मेडिवल इंडिया का होगा एंड तीसरा फेज जो है वो आपका मॉडर्न इंडिया का होगा। एंशिएंट इंडिया की बात करें तो एंशिएंट इंडिया में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। अब ये क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आपके मन में सवाल होगा काफी। तो ये जो सारे सवाल आ रहे हैं इसका एक ही जवाब है, दैट इज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जब आप पढ़ रहे हो कंटेंट को तो उसी के साथ आपको क्या, उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या पूछा गया है किस सेगमेंट से। आज की क्लास में जब हम सिलेबस पढ़ रहे हैं तो हम एक टाइमलाइन भी देखते जाएंगे कि एंशिएंट में क्या हुआ है, क्या इवेंट्स हुए हैं या फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रही है, किसके बाद कौन सा एम्पायर आया है, क्या कौन सी सिविलाइजेशन आई है, कैसा होता गया है, हिस्ट्री का कोर्स चेंज होता गया है। तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जितनी भी हम क्लासेस करेंगे उसी के बेसिस पे जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उसको भी डिस्कस करते रहेंगे। अब बात करें एंशिएंट इंडिया की तो एंशिएंट इंडिया में आप देखोगे कि क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्री से, अराउंड 5 लाख बीसी से, ठीक है। 5 लाख बीसी टू 3300 बीसी आप देखोगे क्या चल रहा है, प्री हिस्टोरिक एज चल रहा है जिसमें जिसको आप क्या कहते हो, पूर्व पूर्वकालीन इतिहास कहते हो आप। इनफैक्ट दैट इज पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज, है ना। तो ये सब चीजें पढ़ने के बाद आप कहाँ आते हो, आप आ जाते हो एक सिविलाइजेशन की तरफ, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता की तरफ। सिंधु सभ्यता से आप आगे बढ़ते हो तो वैदिक एज आता है। वैदिक एज में भी आप देखोगे कि उसके बाद क्या है कि थोड़े बहुत रीजनल पावर्स जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट इंडिया की एक बहुत अच्छी बात आप ये देखोगे कि एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले एक पैटर्न आएगा कि पहले आप देखोगे कि काफी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, रीजनल किंगडम्स हैं या रीजनल स्टेट्स हैं, वो उमर के आएंगे और उसी में से आप देखोगे कि एक जो है वो क्या, एक बहुत ही ज्यादा वास्ट एम्पायर बन जाएगा। और ये वाला कोर्स आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा क्या, पूरी की पूरी एंशिएंट इंडिया में ही।
जब आप देखोगे कि हाँ, पहले धीरे-धीरे क्या होते हैं कि छोटे-छोटे राज्य जो हैं वो बन रहे होते हैं। वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूल कर रहे होते हैं, रूलर के अंडर रूल बना रहे होते हैं। उसी के बाद क्या होता है कि उसी में से एक जो है कोई बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लेता है अपनी टेरिटरी को और एक एम्पायर बन जाती है। फिर धीरे-धीरे आप देखोगे उसी एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होगा एंड देन फिर रीजनल किंगडम्स आएँगे, उसके बाद फिर उनमें से कोई एक एम्पायर बनेगा। तो आप देखोगे हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को और यहाँ पे वो आप देखोगे भी। हम थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक के पीरियड पे। वैदिक के बाद आप देखोगे क्या महाजनपदास का एज होता है जिसमें 16 महाजनपद मतलब 16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो रूल कर रहे होते हैं। उसी में से क्या है मगध जो है एक बहुत ही पावरफुल स्टेट की तरह उमर के आता है। अब यहाँ देखोगे कि ये जो मगध का एरिया है ना? ये पूरी एंशियंट हिस्ट्री में आपको दिखेगा सेंटर ऑफ पावर। तो जितनी भी आप पढ़ोगे जो भी चीजें पावर एक्यूमुलेशन का जो सेंटर है वो क्या होगा? वो मगध का ही एरिया होगा। जहाँ पे एम्पायर प्रॉस्पर करेगी वो भी मगध का ही एरिया होगा। तो मगध जो है वहीं पे सबसे पहले क्या आती है? मौर्यन एम्पायर बनता है ना? मौर्यन डायनेस्टी आती है। मौर्यस के बाद आप देखोगे कुछ पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी भी दिखेगी आपको जैसे कि सुंगा, कान्वा, कुषाण्स आएंगे। उसके बाद ये रीजनल पावर्स आएंगे और ये स्पेसिफिक रीजन्स पे जो है रूल कर रहे होंगे और इसी के बाद आप क्या देखोगे गुप्तास का आगमन हो जाएगा, है ना? गुप्ता एज चलेगी आपको, गोल्डन पीरियड कहते हैं हम उसको एंशियंट इंडिया का। गुप्तास के बाद आप देखोगे देन पोस्ट गुप्ता आएंगे। पोस्ट गुप्ता में ही आप पढ़ोगे किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में। अब हर्षवर्धन के टाइम से आप देखोगे कि एक चेंज दिखेगा आपको कोर्स में। अभी तक हम क्या देख रहे थे? सेंटर ऑफ पावर पाटलिपुत्रा था या मगध का एरिया था। अब वो जो सेंटर ऑफ पावर है ना वो चेंज हो जाएगा हर्षवर्धन के टाइम से और यहीं पे सेंटर ऑफ पावर बनेगा कन्नौज। लेकिन हर्षवर्धन के बाद देखोगे कि सक्सेसर नहीं होता है कोई, तो एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और इसी पॉलिटिकल कंफ्यूजन के क्रिएशन के बाद देखोगे कि हिस्ट्री का कोर्स चेंज हो जाता है और यहीं से हम क्या बोलते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री का स्टार्ट कहते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये था अबाउट हिस्ट्री जो कि जनरली नॉर्थ में था। यही कुछ साउथ में भी हो रहा होगा। अगर साउथ सदर्न इंडिया की बात करें तो आप देखोगे वहां पे भी क्या प्री हिस्ट्री का एज चलता है। देन आपके एज ऑफ मेगालिथ्स आता है और उसके बाद काफी टाइम तक आप देखोगे 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक संगम एज का पीरियड चलता है जहाँ पे चोला, चेरा और पांड्या रूल कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें आप कहाँ देख रहे हो? एंशियंट इंडिया में देख रहे हो। इसी के बाद क्या आता है? मेडिवल इंडिया आता है। जब मेडिवल इंडिया की बात करें तो यहाँ आप फिर क्या देख रहे हो? रीजनल किंगडम्स देखोगे। क्यों? क्योंकि कन्नौज पे सुप्रीमेसी दिखानी है। अगर किसी को सुप्रीमेसी कन्नौज पे चाहिए तो वो क्या कर रहे थे कि आसपास वाले जो भी रीजन्स थे वो आपस में ही लड़ रहे थे कन्नौज की सुप्रीमेसी के लिए। और यही है आपका ट्राइपेटाइट स्ट्रगल जो कि पाला, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटा के बीच होता रहता है। काफी सालों तक आप देखोगे कि ये स्ट्रगल चलता रहेगा ओवर द सुप्रीमेसी ऑफ कन्नौज का एरिया। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि क्या होगा? कन्नौज का एरिया ही खत्म हो जाएगा एंड यहीं से आपको देख क्या दिखेगा? एक चेंज दिखेगा अगेन सेंटर ऑफ पावर में। ठीक है, अब जो सेंटर ऑफ पावर होगी वो कन्नौज से कहाँ आ जाएगी? दिल्ली की तरफ आ जाएगी और वहीं पे आपको क्या दिखेगा? दिल्ली सल्तनत दिखेगा। यही क्या होता है? एडवेंट होता है किसका? इस्लाम का इंडिया में। यहीं पे इन्वेजन होता है, इन्वेजन इस्लामिक इन्वेजन होता है इंडिया में। इस्लाम से जो है रूलर्स आते हैं, वो इन्वेड करते हैं, वो अपनी एक डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं, रूल स्टैब्लिश करते हैं और वही जो है क्या? दिल्ली सल्तनत हो जाती है। यहाँ से आप देखोगे पॉलिटिकल चेंज दिखेगा आपको, रिलीजियस चेंज दिखेगा, इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस, सोसाइटल सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि एक नया रिलीजन ही जो है एडवेंट कर गया है। ठीक है, उसका ही आगमन हो गया है और एक जब नई रिलीजन आई है तो वो क्या? रिलीजन ही बाकी चीजों को भी इन्फ्लुएंस करती है तो बाकी चीजें भी उसी हिसाब से चलने लगती है। तो दिल्ली सल्तनत के बाद आप देखोगे अगेन फिर क्या? मंगोल्स का इन्वेजन होगा और मंगोल के इन्वेजन के बाद आप देखोगे एक एम्पायर, मुगल एम्पायर, ठीक है, जो कि दिल्ली के पूरे यू कैन से इम्पोर्टेंस को इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि अब दिल्ली जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर हो जाएगा पावर का। अब मुगल्स के टाइम में ही आप क्या देखोगे? एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स। यहीं पे आपको क्या दिखेंगे? पोर्टुगीज आते हुए देखेंगे नए रूट की तलाश में। ठीक है, तो पोर्टुगीज आ रहे हैं, मुगल्स रूल कर रहे हैं, लेकिन मुगल्स में आप देखोगे कि धीरे धीरे क्या है?
अकबर के बाद से आप देखना स्टार्ट करोगे कि धीरे-धीरे जो पॉलिटिकल कंट्रोल है ना वो वीक होता जाएगा और एक टाइम के बाद आप देखोगे औरंगजेब के बाद काफ़ी वीक सक्सेसर्स आपको मुगल्स में दिखेंगे और वीक सक्सेसर होंगे दैट मीन्स अगेन पॉलिटिकल कंफ्यूजन क्रिएट होगा और इसी का फायदा उठाते हुए यूरोपियंस क्या करेंगे अपनी पावर स्टैब्लिश कर देंगे और यहीं से अगेन एक नया फेज स्टार्ट होगा हिस्ट्री का दैट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हम एडवेंस देखते हैं यूरोपियन पावर्स का। ब्रिटिश का आप देखोगे क्या ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करेगी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के हट जाने के बाद ब्रिटिश एम्पायर ही जो है वही रूल करेगी, ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है वही रूल करेगा इंडिया के ऊपर। फिर आपका एक फेज आएगा फ्रीडम स्ट्रगल का, मूवमेंट का फेज आएगा कि इंडिपेंडेंस के लिए जो जो भी मूवमेंट हुए हैं। तो ये था आपका एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न का एक टाइमलाइन जो मैंने आपको बताया है जहां से आपको क्वेश्चंस आएंगे और यही टाइमलाइन हम फॉलो करेंगे अपने क्लासेस के लिए भी। तो ये था आपके प्रीलिम्स का सिलेबस। कमिंग टू मेंस का सिलेबस, अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस का जो हिस्ट्री का पार्ट है वो आपके पेपर 3 में आता है। पेपर 3 में सोशल साइंस के नाम से हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एक कंबाइंड पेपर होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 100 मार्क्स जो है वो आपकी हिस्ट्री की होती है एंड बाकी के जो 100 मार्क्स हैं वो ज्योग्राफी का होता है। अब कैसे डिवाइडेड है ये 100 मार्क्स, तो आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स के, दैट मीन्स वो 20 मार्क्स के हो गए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और इसी के साथ आपको 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि 40 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये हो गया आपका 80 मार्क्स जो कि एनालिटिकल होता है, मतलब रिटन आंसर्स लिखने होते हैं। तो अब देखो आप कि 80 प्लस 20 100 मार्क्स ये हो गए आपके हिस्ट्री के हैं। तो ये था आपके मेंस का मार्क्स, कैसे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं। तो टोटल आप देखो तो कितने मार्क्स आप जो है गेन कर सकते हो। तो यहाँ पे 100 मार्क्स हो गए मेंस के प्लस 15 मार्क्स है आपके प्रीलिम्स के। तो 115 मार्क्स, नॉट 15 मार्क्स, इवन दैट वन क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, तो वो आपके 30 मार्क्स हो गए। तो टोटल आप 130 मार्क्स जो है आपको प्रीलिम्स और मेंस मिलाकर हिस्ट्री में जो है आप ला सकते हो। मतलब 130 में आप अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको काफी मार्क्स आ सकते हैं। अगर की फोकस एरियाज की बात करें तो क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, तो क्वेश्चन आते हैं आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री से, सोशल हिस्ट्री से, इकोनॉमिक हिस्ट्री से, कल्चरल हिस्ट्री से और ये जो भी हिस्टोरिकल प्रोसेसेस हैं, कॉज है, उन सब से आते हैं क्वेश्चन। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, तो जितने भी इवेंट्स हो गए, मूवमेंट्स हो गए या बैटल्स हो गया, वो सब कहाँ आता है, वो सब आता है पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर। इसी के साथ बात करें अगर सोशल हिस्ट्री की, तो जो सोसाइटल प्रैक्टिसेस हो गए, जो आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गए, ये सब कहाँ आते हैं, ये आते हैं सोशल हिस्ट्री के अंदर। और ट्रेड, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक पॉलिसीज ये आते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर। और जब बात करते हैं आर्ट की, आर्किटेक्चर की, लिटरेरी सोर्सेज की, इनफैक्ट फिलोसफी की, तो वो आता है आपका कल्चरल हिस्ट्री में। अगर हम मेंस के सिलेबस की बात करें तो अब आप देखोगे यहाँ पे आपको यूपीएससी का जो सिलेबस है उससे कुछ चेंज दिखेगा आपको जेपीएससी के मेंस के सिलेबस में। बात करें, देखो चीजें वही सब कुछ है बट यहाँ पे टॉपिक स्पेसिफाइड होते हैं। अगर मैं आपको सीधे सिलेबस पे ही ले चलूं जो कि मेंस का सिलेबस है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो टॉपिक्स हैं वो स्पेसिफाइड हैं कि इनमें से आपको क्या पढ़ना है। अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो यहाँ आपको क्या पढ़ना है, यहाँ ओरिजिन, एंटिक्विटी, एक्सटेंट, ऑथरशिप और मेन फीचर्स पढ़ने हैं इनके। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है, ओरिजिन है कि कहाँ कैसे ओरिजिन हुआ है, कैसे जो है एक्सटेंट है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, कहाँ तक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। देन इसके क्या क्या मेन फीचर्स है, जैसे कि मेन फीचर्स क्या हो जाएंगे, मेन फीचर्स हो जाएंगे आपका टाउन प्लानिंग, मेन फीचर्स में आपके आ जाएगा ग्रैनरीज, ग्रेट बाथ, बर्न्ड ब्रिक्स, ये सब क्या मेन फीचर्स होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। बात करें अगर हम ओरिजिन ऑफ आर्यंस के, तो मतलब आर्यंस एज की या फिर वैदिक एज की, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक दिया हुआ है एंटीक्विटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वैदिक लिटरेचर। मतलब आपको फोकस कहाँ करना है, लिटरेचर पे करना है, दैट इज जो वेद्स हैं आपके, जो पुराण हैं, उपनिषद है, उन सब के बारे में। प्लस सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। अब यहाँ पे देखो क्या है, स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि आपको सोसाइटी, इकोनॉमी और रिलीजन किसका डिस्कस करना है, अर्ली वैदिक पीरियड का डिस्कस करना है।
इसके साथ ही लिच्छवी एंड रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे यहाँ आप देखोगे महाजनपदाज नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेसिफिक लिच्छवीज एंड रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। दैट मीन्स लिच्छवीज क्या था, वही वैशाली का एरियाज, वैशाली के एरिया पे जो रूल कर रहे थे वही लिच्छवीज थे। और वैशाली का जो एरिया है, वज्जी का एरिया, वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे पहला रिपब्लिकन स्टेट है। तो आपको स्पेसिफिकली ये देखना है। इसके बाद जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक जो सबसे पावरफुल महाजनपद जो है राइज करता है उसका नाम क्या है, मगध। तो आपको राइज ऑफ मगध एम्पायर देखना है। देन मौर्यंस के बारे में, और मौर्यंस में भी स्पेसिफिक आपको क्या देखना है, कलिंगा वॉर के बारे में। कलिंगा वॉर के बाद देखोगे कि अशोका का क्या होता है, चेंज आ जाता है अशोका में। वो जो है वायलेंस से सीधे क्या नॉन वायलेंस अडॉप्ट कर लेता है, और इसी के बाद वो प्रपाउंड करता है क्या, धम्मा को। तो अशोका के धम्मा के बारे में हमें पढ़ना है, उसकी फॉरेन पॉलिसीज पढ़नी है, और उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। इसके बाद आप देखो तो हम कुषाण के बारे में, कनिष्क के बारे में जनरली पढ़ते हैं। कनिष्क की जो रिलीजियस पॉलिसीज है, ठीक है, कनिष्क की जो रिलीजियस पॉलिसी है वो किसकी तरफ है, बुद्धिज्म की तरफ आप देखोगे टिल्टेड है। इनफैक्ट जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो भी क्या है, बुद्धिज्म में ज्यादा आपको इंस्पायर्ड दिखेगा बुद्धिज्म से। उसके बाद हम गुप्तास के बारे में देख लें तो एक्सटेंड ऑफ एम्पायर देखना है हमें, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो कि गुप्ता के पीरियड में हुआ है। एंड गुप्तास के बाद आप सीधे क्या देखते हो, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन में क्या है, लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर है जिसका कल्चरल अचीवमेंट आपको जो है वो यहाँ पे देखना है। देन आपके चोलाज आ गए। चोलाज के चोलाज अपने मैरीटाइम अचीवमेंट के लिए ही फेमस है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि वो साउथ ईस्ट एशिया तक भी क्या चोला का आपको इन्फ्लुएंस दिखता है। इनफैक्ट जो जावा सुमात्रा का एरिया है, मलय पेनिनसुला का एरिया है, वहां पे भी क्या चोला का इन्फ्लुएंस दिखता है। इसके बाद चोला एडमिनिस्ट्रेशन पे भी फोकस करना है, एंड देन कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ पल्लवास। ये था आपका मेंस का एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस। अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना बहुत जेनरिक है, मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनफैक्ट अगर आप सारे पीवाईक्यूज देखो तो उससे आप एक पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो मतलब क्वेश्चन आपको लिमिटेड हो गए यहाँ पे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन लिमिटेड हो जाएगी। आपको सी कंपटीशन क्या होगा, आप सबको पता है जो भी मेंस लिख रहे हैं कि क्या किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। अब चेंज यहाँ पे आएगा कि आप कैसा आंसर प्रेजेंट करते हो, है ना। जितना अच्छा आप आंसर लिखोगे उतने ही मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। और वही उस आंसर को अच्छा कैसे बनाना है, क्योंकि कंटेंट तो सबके लिए सेम है, एक ही किताब पढ़ रहे हो आप सब, एक ही हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बट उसको प्रेजेंट कैसे करना है यही एक कैच है। और मैं आपको इस कैच के बारे में क्लास में जरूर बताऊंगी। अब कमिंग टू मेडिवल इंडिया, अगर हम मेडिवल इंडिया की बात करें तो मेडिवल इंडिया में हम क्या देखते हैं कि इन्वेजन होता है, ठीक है, इस्लामिक इन्वेजन होता है, एडवेंट ऑफ इस्लाम होगा इंडिया में। देन उसके बाद जो आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत का स्टैब्लिशमेंट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के बाद आप देखोगे साउथ में क्या चल रहा होता है, तो विजयनगर और बहामनी किंगडम रूल कर रहे होते हैं। और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स जो है वो पावर में आ जाते हैं। बट यहाँ पे भी आप देखोगे कि जो मेंस का सिलेबस है वो काफी स्पेसिफाइड है। जब मेंस के सिलेबस को डिस्कस करते हैं हम, तो यहाँ पे आपको दिखता है अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया, मतलब इन्वेजन जो अरब का हुआ है इंडिया में, वहां वो आपको पर्टिकुलरली बहुत ही फोकस्ड होकर देखना है। उसके बाद गजनवीड इन्वेजन ऑफ इंडिया की, गजनी का जो है इन्वेजन हुआ था इंडिया में, उसके बारे में भी पढ़ना है। अब आप देखोगे कि गजनी जो है 17 बार इंडिया में जो है वो अटैक कर चुका था, 17 बार जो है वो इंडिया में इन्वेजन कर चुका था। उसमें सबसे ज्यादा अगर उसने रेड डाली है तो वो क्या है, सोमनाथ टेम्पल गुजरात पे। तो ये चीजें हम देखेंगे। देन कमिंग टू दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे आप दो स्पेसिफिक सुल्तान आपको दिख रहे हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। अब अलाउद्दीन खिलजी जो वो है वो क्यों फेमस है, अपने मार्केट और मिलिट्री रिफॉर्म्स के लिए। और मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें तो ये आप कह सकते हो कि बहुत ही बदकिस्मत राजा कह लो इनको, बहुत ही बदकिस्मत सुल्तान कह लो, क्योंकि इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपने स्टेट में वो सब मोस्टली फेल हो गए। आप देखोगे कि इनकी 5 जो है एक्सपेरिमेंटल पॉलिसीज होती है और सब के सब जो है फेल हो जाती है। जैसे ये अपना कैपिटल स्विच करते हैं, एक खोरासान एक्सपीडिशन करते हैं, कॉइन्स जो है इशू करते हैं, और ये सब ही फेल होती है क्योंकि प्रॉब्लम सुल्तान में नहीं है,
इनफैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक की बात करूं तो काफी इंटेलेक्चुअल इंसान होते हैं वो। उनको बहुत आइडिया, इनफैक्ट यू कैन से दैट जितने भी सुल्तान्स थे दिल्ली सल्तनत के, उन सब में सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल, सबसे ज्यादा फिलोसफी का ज्ञान, इनफैक्ट कुरान का ज्ञान, आप कह लो जो भी चीजें होती है, लिटरेचर का ज्ञान, ये सब किसके पास था? मोहम्मद बिन तुगलक के पास था। और उसने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो अपने टाइम से बहुत आगे का कर दिया था, ठीक है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक था, और इसीलिए वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो फेल हो जाते हैं। तो हमें उसके बारे में पढ़ना है। देन आपका देखते हैं हम मंगोल इन्वेजन, क्योंकि मंगोल इन्वेजन होता है, यहीं पे आप क्या देखोगे? तिमूर लंका इन्वेजन देखोगे, और इसी के बाद क्या, मुगल्स आ जाते हैं पावर में। साथ ही साथ रिलीजियस मूवमेंट्स जो बीच में आएंगे, सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट, उसको भी डिस्कस करेंगे हम। देन है आपका मुगल्स में आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अचीवमेंट ऑफ शेरशाह सूरी, मुगल का क्या कंसोलिडेशन था एम्पायर का, जागीरदारी और मनसबदारी सिस्टम जो अकबर के टाइम पे था। अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिक क्या मेंशन है, अकबर, तो हमें अकबर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। अकबर रिलीजियस एंड राजपूत पॉलिसीज, औरंगजेब की पॉलिसीज। तो अब देखो किंग्स भी आपको स्पेसिफिकली दे रखे हैं कि किन के बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। एंड देन होता है आपका राइज ऑफ मराठा, अचीवमेंट ऑफ शिवाजी एंड नॉर्दर्न एक्सपेंशन ऑफ मराठास। और यहीं पर क्या है, ये आपका मेडिवल का सिलेबस था। अब इसके बाद आपका क्या बच गया है? इसके बाद आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बच गया है, जिसमें हम क्या क्या देखते हैं? यूरोपियंस का अराइवल देखते हैं कि कैसे यूरोपियंस आते हैं। इसके बाद जितने भी यूरोपियंस आए थे उनमें से क्या ब्रिटिशर्स जो है वो अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं, अपना रूल स्टैब्लिश कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रूल करने लगती है इंडिया के ऊपर। एंड उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जब हटती है तो क्या, ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल में आ जाती है। और इसी ब्रिटिश पार्लियामेंट के रूल को कर्व करने के लिए क्या, एक बहुत लंबे टाइम तक आप देखोगे कि स्ट्रगल चलता है, फ्रीडम मूवमेंट्स होते हैं, और फाइनली 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल जाता है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या है आपका, बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट्स के बारे में बता रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कैसे कैसे आए हैं, जैसे पोर्टुगीज सबसे पहले आए, फिर आपके डच आए, फिर आपके ब्रिटिशर्स आए, डैनिश आए और फ्रेंच आए। तो इन सब में सब यूरोपियन पावर्स तो आ रहे हैं, बट इन सब में सबसे पावरफुल कौन निकला? सबसे पावरफुल निकला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने क्या किया था, अपना रूल स्टैब्लिश किया इंडिया के ऊपर। इसी में देखोगे कि जो दो बैटल्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं ब्रिटिशर्स के पावर एक्सपेंशन के लिए, वो है आपके बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। ये भी मेंशन्ड है आपका। कंट्रोल ओवर मैसूर, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये सब भी मेंशन है कि किन पॉलिसीज के थ्रू जो है ब्रिटिशर्स ने अपना पावर जो है स्टैब्लिश किया ओवर इंडिया। देन आप देखोगे कि कॉलोनियल रूल के रेसिस्टेंस के बारे में, कि पीजेंट्स मूवमेंट हुए, ट्राइबल मूवमेंट हुए, कल्चरल रिनासा आया, और रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके बारे में एक चीज पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, इसमें स्पेसिफिकली क्या, ब्रह्मो समाज देखना है, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। अब जब बात करते हैं यूपीएससी के सिलेबस की, तो देखोगे एक बहुत वास्ट सेक्शन है क्या, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का। बट यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है दैट यू हैव टू रीड ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सब। इसी के साथ देखोगे कि मुस्लिम कम्युनिटी के भी रिफॉर्म्स आपको दिखते हैं, जैसे वहाबी मूवमेंट एंड अलीगढ़ मूवमेंट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। देन है आपका स्ट्रगल फॉर रेजिंग वुमेन्स स्टेटस, इसमें अबॉलिशन ऑफ सती आ जाएगा, विडो रिमैरिज एक्ट। एक्चुअली ये सारी चीजें कवर कहाँ होगी, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में ही होगी। जब हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ेंगे तो हम अबॉलिशन ऑफ सती पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन के बारे में या प्रार्थना समाज के बारे में, तब हम क्या देखेंगे, विडो रिमैरिज एक्ट के बारे में देखेंगे। तो ये सब चीजें आपकी कंबाइंड है। देन है आपका लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम। इससे आप देखोगे मेंस के क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है, इससे आप देखोगे हर साल प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड होता है। देन है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें कैसे जो है 1885 में क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, उसके बाद मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है उनका राइज होता है, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स हम देखेंगे। देन है आपका महात्मा गांधी का फेज स्टार्ट हो जाता है, जो जनरली आपका क्या मास मूवमेंट वाला फेज होता है। इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसमें हम सत्याग्रह के बारे में देखते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 3 मूवमेंट आपको क्या बहुत प्रिसाइजली पढ़ने होंगे। एंड देन है योर पार्टीशन ऑफ इंडिया,
इसके बाद आप एक और टॉपिक देखोगे, दैट इज इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में भी पढ़ना है, बट एक बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू दैट कैसे कैसे जो है स्टेट्स का इंटीग्रेशन हुआ है और इंडिया एज अ कंट्री जो है वो फॉर्म हुई है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, कि क्वेश्चंस जो है कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, किस पैटर्न पे आते हैं, तो मेंस का हमने ऑलरेडी डिटेल में सिलेबस का डिकोडिंग किया और हमें पता चल गया है दैट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। जो आपके टॉपिक मेंशन्ड है उसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। काफी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं अगर आप पीवाईक्यू देखो तो। रह गई बात प्रीलिम्स के क्वेश्चन की। अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन की बात करें तो आप देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, मेडिवल हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन। एक पूरा सेगमेंट आपका किसका आ जाता है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड का हो जाता है। एंड देन हिस्ट्री कहाँ आती है, मेंस के पेपर में आती है। अगर मैं बात करूं एंशिएंट इंडिया की या एंशिएंट हिस्ट्री की, तो ये जो 5 क्वेश्चन है जब आप पीवाईक्यू देखोगे तो पीवाईक्यू को भी क्या है स्टडी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां से हमें एक पैटर्न पता चलता है कि ठीक है कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे बात करूं मैं एंशिएंट इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो जब आप पीवाईक्यू देखते हो तो वहां पे आपको क्वेश्चन कैसे दिखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक पीवाईक्यू है आपका जो इस बेस पे है कि हमें जो है किस साइट से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मिला है, फिर चाहे वो ऑब्जेक्ट एक रेप्लिका हो कार्ट की या फिर कुछ और ऑब्जेक्ट हो, एम्यूलेट हो, तो मतलब आप देखोगे कि साइट स्पेसिफिक आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखता है। उसके साथ अगर हम बात करें बुद्धिज्म से आपका एक क्वेश्चन आता है। जो पीवाईक्यू जब आप स्टडी करोगे वहां आप देखोगे क्या टॉपिक्स में आपको एक्चुअली बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से, अभी अगर मैं 4 साल के क्वेश्चन को स्टडी करके देखूं, 4 साल के जो पेपर्स हुए हैं आपके उनको स्टडी करूं अगर, तो उसमें से आप देखोगे कि आपके एंशिएंट हिस्ट्री में टॉपिक्स क्या हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं, बुद्धिज्म से क्वेश्चन आता है, मौर्यंस से क्वेश्चन आते हैं, और मौर्यंस में भी आप देखोगे जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो अशोका के धम्मा है या एडिक्ट्स हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो मिले हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक, तो जो अशोका के एडिक्ट्स हैं वो आप देखोगे काफी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जैसे कि आपका हो गया प्राकृत लैंग्वेज, जैसे कि अरमाइक, जैसे कि ग्रीक, अरमाइक, खरोष्ठी, ब्राह्मी, ये क्या है लिपि भी, लैंग्वेज भी। तो इसी में से आपको ऑप्शन दिया गया है, तो अब नॉर्थ वेस्टर्न का पार्ट है वहां पे कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया है, ये एक क्वेश्चन था। ये थी बात आपके एंशिएंट की। इसी के साथ आप एक क्वेश्चन गुप्ता से भी देख सकते हो, हर्षा से भी देख सकते हो। तो जनरली आप देखोगे कि क्वेश्चंस जो है ना जो आपके पिक्ड अप टॉपिक्स हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ब्रॉड टॉपिक है ना, वहां से आप देखते हो क्वेश्चन आता है। बात करें अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की, तो मेडिवल में आप देखोगे क्वेश्चन आते हैं कहाँ से, मुगल से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं दिल्ली सल्तनत से। 2 ही टॉपिक है आपके, और एक क्वेश्चन जो आपको बार बार दिखेगा, एक टॉपिक हमेशा दिखेगा, वो है विजयनगर एम्पायर। तो ये 3 टॉपिक हैं जहां से आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। प्लस बात करें अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो आप देख लोगे, अब यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे चेंज होता है थोड़ा पैटर्न। जो मॉडर्न हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली फोकस्ड होते हैं क्या, इकोनॉमिक हिस्ट्री पे, वो होते हैं कल्चरल हिस्ट्री पे, और वो होते हैं सोशल हिस्ट्री पे। अगर इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ आपको क्वेश्चन आते हैं कहाँ से, लैंड रेवेन्यू सिस्टम से, जैसे जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी सिस्टम। तो एक क्वेश्चन आप देखोगे जनरली आपको यहीं से आते हैं। दूसरे अगर मैं बात करूं सोशल रिफॉर्म्स की, वहां से एक क्वेश्चन आता है। प्लस एक क्वेश्चन आपको कहाँ से आते हैं, नेशनल मूवमेंट जो हो गया वो वाला जो फेज है वहां से एक क्वेश्चन आते हैं। रही बात हिस्ट्री ऑफ झारखंड की, वो वाला सेगमेंट आपको सर कवर करवाएंगे, एंड मेंस का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस डिकोडिंग। अब बात है जेपीएससी का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो कैसे पढ़ो आप कि जो है आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लो और जो है एग्जाम भी निकाल लो। तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि स्ट्रैटेजिक सब्जेक्ट्स आपको होल्ड करने हैं। जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री में आप देखोगे 15 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए हैं, 15 क्वेश्चन यही हैं आपके। तो हिस्ट्री प्रीलिम्स निकाल लिया आपने, तो मेंस में भी देखोगे कि 100 मार्क्स, तो अगर आपने अच्छे से लिखा है तो उस 100 मार्क्स में यू विल गेट गुड इनफ मार्क्स टू क्लियर मेंस ऑल्सो। उसके बाद बात होती है टाइमलाइन की। अगर बात करें टाइमलाइन की, तो आपको इनफैक्ट एक क्रोनोलॉजिकल आइडिया होना चाहिए हिस्ट्री का। जैसे मैंने अगर आपको एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के बारे में बताया, तो मैंने आपको एक टाइमलाइन बताया, क्योंकि अभी हम आगे की क्लास में
एक तरफ से उसी टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे, बट एक कहानी की तरह जो टाइमलाइन बताया, क्रोनोलॉजी बताई, आपके दिमाग में भी वो क्रोनोलॉजी हिस्ट्री के लिए क्लियर होनी चाहिए। उसके साथ है कि बैलेंस कवरेज रखना है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स आ रहा है तो सिर्फ प्रीलिम्स 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 नहीं, आपको ऐसे पढ़ना है कि आपका एक बैलेंस कवरेज हो प्रीलिम्स और मेंस के लिए। नेक्स्ट है आपका आंसर राइटिंग पे आपको जो है अपना कमांड रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपको पता है दैट सिलेबस जो है कितना बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिकोड किया गया है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सबको पता है ये चीज है कि ये टॉपिक है, बट उसका आंसर आप कैसे प्रेजेंट करते हो, यही जो है आपके लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है मेंस निकालने में। तो इसी के साथ मैं विश करूंगी कि आप सब जो है अपने एग्जाम में सक्सेसफुल रहो। ठीक है, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी हम स्टार्ट करेंगे जब अपनी क्लास, तो यही वाला टाइमलाइन फॉलो करेंगे, देखेंगे कि कैसे एंशंट हिस्ट्री जो है उसमें हमने प्री हिस्ट्री से स्टार्ट करके हम कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे आपके हर्षवर्धन तक। देन मेडिवल में हम देखेंगे ट्रिपटाइट स्ट्रगल से स्टार्ट होगा और वो जाएगा कहाँ तक, वो आपके मुगल्स तक कह लो, और मुगल्स में ही क्या आएंगे, मुगल्स के टाइम में ही पोर्टुगीज आ जाएंगे। और मॉडर्न इंडिया में हम देखेंगे कि कैसे यूरोपियंस का एडवेंट हुआ है और वहां से लेके इंडिपेंडेंस तक, दैट इज टिल 1947। उस तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कुछ भी क्वेरी होगी आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।